किसान भाइयों, इस भाग में आप जान पाएंगे अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल है बेहतर गाय की, बिहार के जलवायु के अनुसार गाय की कौन सी नस्ल उपयुक्त है, गाय के खाने में क्या क्या दें जिससे दूध की उत्पादकता बढ़ती रहे, बछड़े की देखभाल कैसे करें, आपकी बछिया आगे चलकर शांत स्वभाव की गाय बने, इसके लिए आप क्या करें। साथ ही जानिए गाय के गर्म होने के लक्षण और गर्म होने के बाद कितने घंटे बाद खिलाएं पाल। ये सभी जानकारी आप लेंगे इस भाग में, जिसका नाम है गाय पालन भाग 1। गाय पालन का भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति में बहुत ही ज्यादा महत्व रहा है। गोपालन का खेती के साथ पूरक संबंध रहा है। भारत में अधिकांश जगहों पर गाय पालन छोटे और बड़े किसानों द्वारा किया जा रहा है और यह पारिवारिक आय व पोषण का बहुत बड़ा स्रोत भी है। इसके साथ ही गाय पालन आज एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है। हमारे बिहार में भी गाय बड़े स्तर पर पाले जाते हैं, लेकिन उस अनुपात में दूध उत्पादन बहुत ही कम है। दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जरूरी होता है उच्च गुणवत्ता वाले प्रमुख नस्ल और उचित प्रबंधन की। जो कि बहुत से पशुपालक भाइयों के लिए इसकी सही जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस भाग में गाय पालन से जुड़ी प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदुस्तान गर्म देश है, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि और पशुपालन मेन लोगों का जीवन का आधार है और करीब करीब 60% से 65% लोग कृषि और पशुपालन में लगे हुए हैं। इसलिए पशुपालन और कृषि ये दोनों की समृद्धि ही देश की समृद्धि है। और जैसा कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के दृष्टि से देखें तो सकल घरेलू उत्पाद का करीब करीब 13 to 14% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का है और इसका जो स्कोप है वो बढ़ रहा है। वैसे गायों की संख्या घट रही है और भैंसों की संख्या बढ़ रही है। गायों की संख्या घटने का एक ही कारण है कि अच्छी नस्ल की गायों का यहाँ संकरण किया जा रहा है और उनका मिल्क यील्ड बढ़ रहा है, जिसके कारण दूध उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदुस्तान में अभी दूध उत्पादन 110 मिलियन तक पहुँच गई है। यानी 11 करोड़ टन यहाँ मिल्क का उत्पादन हो गया है और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश बन गया है। उसमें क्रॉस ब्रीडिंग जिसको हम संकरण कहते हैं, उसका बहुत योगदान है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गाय के प्रमुख नस्ल के बारे में।
किसान भाइयों, गाय पालन के लिए ऐसे नस्ल का चुनाव जरूरी है जो आपके जलवायु के लिए अनुकूल हो। हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि दूध उत्पादन की दृष्टि से जर्सी, हॉस्टन फ्रीजियन के अलावे कई और नस्लें ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन बिहार के जलवायु को देखते हुए अगर जर्सी का क्रॉस साहिवाल से कराया जाए तो इसकी उत्पादकता ज़्यादा बेहतर होती है। साथ ही साथ विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि संकरण के कारण दूध की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। तो आइए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और जानते हैं इससे जुड़ी प्रमुख बातें। इसलिए हमें ब्रीड सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है और किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो ब्रीड सिलेक्शन में सावधानी बरतें और उस तरह का ब्रीड का सिलेक्शन करें, उस तरह के नस्ल का सिलेक्शन करें जो कि यहाँ के इन्वायरमेंटल या वातावरण दृष्टि से ज़्यादा सूटेबल हो और एडेप्टेबल हो। तो जहाँ तक एक्जोटिक ब्रीड है, जो बाहर के नस्ल हैं, वो उसमें हॉस्टिन फ्रीजियन, जर्सी, आयरशायर, रेड डेन, वो मिल्क प्रोडक्शन के दृष्टि से काफ़ी लाभदायक हैं। लेकिन उत्तरी भारत, खास करके बिहार के लिए जर्सी का क्रॉस अगर साहिवाल, हरियाणा थारपारकर से किया जाए तो उसका बेहतर यील्ड देखने को मिलता है। और यील्ड देखने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे टोटल मिल्क यील्ड। अगर किसी गाय की मिल्क यील्ड 3000 से ऊपर हो, 3600 लीटर हो, तो पर डे उसकी यील्ड 12 केजी होगी। तो इस तरह का सिलेक्शन में सावधानी बरतनी पड़ेगी जिसकी यील्ड कम से कम 10 लीटर से ऊपर हो। और क्रॉस ब्रीडिंग और संकरण जिसको कहते हैं, एक बहुत ही अच्छी विधि है जिसके कारण यहाँ मिल्क यील्ड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और यही कारण है कि आज पर कैपिटा मिल्क यील्ड पर डे बढ़ करके 285 ml हो चुकी है। और ये हिंदुस्तान जैसे देश के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। तो गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी प्रोग्राम चला रही है जिससे कि यहाँ का किसान और जो रियरर्स हैं या एनिमल ग्रोवर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो उनको बेनिफिट देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि उसके बारे में जानकारी। अब क्रॉस ब्रीडिंग एनिमल्स तो यहाँ डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उनमें इनफर्टिलिटी या थन का प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं, टीथ ब्लाइंडनेस ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग को ये फोकस करना होगा कि ये सब में कमी हो, उसका मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को देखना होगा। किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह का शेड्यूल होना चाहिए भोजन का, जानवर को किस तरह के भोजन मिले, उसका वैक्सीनेशन सही समय पर हो, उसका मेडिकेशन सही समय पर हो, और गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही है उसका भी अच्छा तरह से यूटिलाइजेशन हो, उसके बारे में अवेयरनेस, नॉलेज, जानकारी मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज उस पर काम कर रही है। अब ब्रीड के दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि साहिवाल यहाँ की बहुत अच्छी ब्रीड है जिसकी मिल्क यील्ड 6 से 7 लीटर तक एवरेज पर डे ले सकते हैं। तो उसको अगर हम जर्सी से क्रॉस ब्रीड कर दें, संकरण कर दें, तो उसकी मिल्क यील्ड बढ़ जा सकती है। तो इसलिए एक गर्म देश के नाते इस तरह के चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान में गायों के अगर प्रजाति के बारे में अगर जानना है तो यहाँ 30 प्रजातियाँ हैं। उसको ब्रॉडली 3 तरह से बांट सकते हैं: मील्स पर्पस, डुअल पर्पस और ड्राउट पर्पस। मील्स पर्पस में 4 ब्रीड प्रमुख है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर साहिवाल है जो रेड कलर का है, थारपारकर है
रेड सिंधी है और देवनी है। ये 4 इंपॉर्टेंट ब्रीड है मिल्क प्रोड्यूसर। साहिवाल का देखें तो पर लैक्टेशन एवरेज मिल्क यील्ड 1500 से 2000 kg है, यानी 305 डेज में 2000 तक मिल्क देती है। और जो अच्छी नस्ल की साहिवाल है उनका 3000 से 4000 तक भी यील्ड है। तो सिलेक्शन में ध्यान देना होगा कि जो अच्छे प्रोड्यूसर हैं डैम, उनके बच्चे को सिलेक्शन किया जाए। डुअल पर्पस में हरियाणा प्रमुख है जो उजली कलर की है, और साउथ इंडिया में बहुत से हैं जिसमें होलिकर हैं, और गुजरात में कंकरेज हैं। वैसे मिल्क प्रोड्यूसर के दृष्टि से फर्टाइल ट्रैक्ट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान का कुछ भाग, खास करके गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, ये सब फर्टाइल ट्रैक्ट या फर्टाइल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये सब प्रमुख प्रजातियां हैं। बिहार में ड्रॉट पर्पस ब्रीड बछौर है, जो बहुत छोटी प्रजाति है की गाय है, और उसका मिल्क यील्ड कम है, लेकिन ड्रॉट पर्पस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग के लिए साहिवाल और थारपारकर और हरियाणा को जर्सी से और हॉल्स्टीन फ्रीजियन से किया गया है, जिससे मिल्क यील्ड काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर ऐसे पालन की दृष्टि से देखें तो देसी नस्ल में साहिवाल गंगा के जो ट्रैक्ट है, मिडिल ट्रैक्ट बिहार है, जिसको फर्टाइल ट्रैक्ट कहते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी सूटेबिलिटी है। इसलिए साहिवाल नस्ल यहाँ ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, और उसको बढ़ाने के लिए अनेक तरह के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्रॉस ब्रीडिंग और संकरण किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक हम मिल्क यील्ड ले पाएँ। अगर किसी गाय की मिल्क यील्ड 10 से 12 kg है, अगर देसी नस्ल की गाय के 12 kg है, तो वो बहुत ही बढ़िया है, और उसको इंडिजिनस प्रोग्राम के तहत उसका बढ़ावा दिया जा सकता है, और ये देना चाहिए। इसके लिए क्या है कि बिहार में ये अभी उतनी सुविधा लैब टू लैंड तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण उसको टैपिंग नहीं की जा रही है। यहाँ ऐसे ऐसे भैंस सोनपुर में भी मिले हैं जिनकी मिल्क यील्ड 35 kg पर डे है। तो गवर्नमेंट को या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनको खासा ध्यान देना चाहिए, और वो सब एनिमल्स को स्टिंग ऑपरेशन के तहत जितना भी पैसा हो, इवन 5 to 10 lakhs में भी परचेज करना चाहिए, और उसके बुल को इस्तेमाल करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। उसी तरह से यहाँ साहिवाल और थारपारकर के ब्रीड हैं जो कि बहुत ही मिल्क यील्ड दे सकते हैं, पर डे 25 से 30 kg दे सकते हैं। ऐसे हैं जो गाँव में पाए जाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसी नस्ल के हम जानते हैं कि कुछ पेपर में निकले थे कि ओमान या सऊदी अरबिया में कंकरेज, जो सबसे भारी नस्ल की गाय है, हेवी वेट एनिमल्स अगर गाय के कहें इंडिया में, तो कंकरेज है 30 ब्रीड में, जो 30 ब्रीड हम बता रहे हैं। और ओंगोल है जो साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में मिलता है। उसका पर डे मिल्क यील्ड 10 से 15 kg नॉर्मली लिया गया है इन कंट्री में। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जिस गाय को हम लोग ड्रॉट पर्पस और डुअल पर्पस के लिए यूज यहाँ करते हैं, उसको वहाँ मिल्क पर्पस के लिए किया जाता है। तो ये स्पेशल प्रोग्रामिंग के तहत किया गया है कि उसको अच्छे कंकरेज के प्रोड्यूसर्स को वहाँ टैप किया गया है, और उसको वहाँ ले जाया गया है, और उसको अच्छा फीड, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके बहुत ज़्यादा मिल्क ली जा रही है, या ऑप्टिमम अमाउंट में मिल्क ली जा रही है। लेकिन यहाँ ये सुविधा की आवश्यकता है कि जो भी अच्छे मिल्क प्रोड्यूसर देसी हैं उसको भी टैप किया जाए, और उसको पर्टिकुलरली डैम को कल्टीवेट किया जाए, रियर किया जाए बुल के लिए, और उस बुल को इंसेमिनेशन के द्वारा हम यहाँ के जो स्थिति है फार्मर्स की, उसको बढ़ा सकते हैं। और गुड प्रोडक्शन एंड प्रोस्पेरिटी अमंग फार्मर्स थ्रू इंडिजिनस मिल्क प्रोडक्शन बाय सिलेक्टेड बुल और सिलेक्टेड डैम।
किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिक अभी आपको बता रहे थे गाय के उत्तम नस्ल के बारे में। साथ में यह भी जानकारी आप ले रहे थे कि सफल गाय पालक होने के लिए यह जरूरी होता है कि उसके प्रत्येक पहलुओं पर नजर रखे जाए, जैसे गाय के लिए चारा व्यवस्था, बछड़ों की देखभाल, स्वास्थ्य, आवास आदि। इन सभी को सही तरीके से जानने के बाद आप एक सफल गाय पालक बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गाय के लिए चारा प्रबंधन कैसे किया जाए। विशेषज्ञ बताते हैं कि गाय को दूध की उत्पादन के अनुपात में पूरक आहार दें, जिसका अनुपात है 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो पूरक आहार। इसके बाद मिनरल मिक्सचर भी उसी तरह दें। इसके अलावा सूखा चारा और हरा चारा जरूर दें। हरा चारा के रूप में मसूर, चना, बरसीम, ढैंचा आदि दे सकते हैं। इससे गाय की दूध उत्पादकता में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होगी। आइए चारा से संबंधित इन सभी पहलुओं को विस्तार से जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। दूसरा एस्पेक्ट हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट की दृष्टि से सबसे पहले उसके भोजन पर हम ध्यान देंगे। अब जैसे ये गाय दिखाई जो दे रही है, ये हॉल्स्टीन फ्रीजियन का क्रॉस है देसी से। देसी में वो हरियाणा साहिवाल का रेड कलर होता है, तो वो कुछ ब्रीड हैं जिस जर्सी का है, इससे क्रॉस किया जा रहा है और इनका मिल्क यील्ड काफ़ी अच्छा है। लेकिन मिल्क यील्ड अच्छा लेने के लिए हम लोग को उस पर ध्यान देना होगा, फीड पे, भोजन। अब ये जानकारी होनी चाहिए किसान भाइयों को कि प्रत्येक 2.5 लीटर पर 1 केजी कम से कम कंसंट्रेट के मतलब उसका खली, चोकर जिसमें व्हीट ब्रान, मेज ब्रान ये सब लेते हैं। इसके बाद मिनरल मिक्सचर्स हैं, उसको ऑप्टिमम अमाउंट में मिलना चाहिए। तो प्रत्येक 2.5 केजी मिल्क पर कम से कम 1 केजी देना चाहिए। और अगर फॉडर की दृष्टि से देखें तो फॉडर 2 तरह के हैं, एक ड्राई फॉडर और एक ग्रीन फॉडर। तो कम से कम 2/3 ड्राई फॉडर में हम लोग के यहाँ जो अवेलेबिलिटी है उसमें गेहूं के भूसा, पैडी स्ट्रॉ हो गए, मसूर का, चने के, ये सब भूसा मिलते हैं। तो उसकी सप्लाई होनी चाहिए। खास करके लेग्यूमिनस कहने का मतलब रबी में मसूर और चने, ये सब का भूसा में प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी सप्लाई होनी चाहिए ज़्यादा। सीजनल फॉडर्स हैं जैसे बरसीम, काउपी, ढैंचा, ये सब सीजनल फॉडर्स हैं, मेज, ये सब का सप्लाई भी ज़रूरी है। ग्रीन फॉडर एनिमल्स को देते हैं तो उसकी मिल्क यील्ड ज़्यादा बढ़ती है, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ फैट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो कंसंट्रेट अगर हम सप्लाई करेंगे तो उसका मिल्क यील्ड तो बढ़ेगा, लेकिन उसमें फैट जो है वो फॉडर पर ही बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा फॉडर अगर सप्लाई करेंगे तो उसमें ज़्यादा मिल्क के साथ फैट भी उसमें ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना होगा। और जो हीफर्स हैं, खास करके यहाँ के जो एनिमल्स हैं, हीफर्स मतलब कि जो गाय बनने वाली जो बछड़े हैं, तो यहाँ तो 30 महीने 35 महीने पर वो मैच्योरिटी फेज में जाती हैं। लेकिन क्रॉस ब्रीड एनिमल्स 18 महीने पर, 15 महीने पर ही वो कंसीव कर जाती है। और 18 महीने पर अगर कंसीव कर जाएगी तो 27 महीने पे वो बच्चे दे देती है। और उसके बाद 3 महीना के अंदर फिर वो मेटिंग किया जाता है, हीट में आ जाती है तो कंसीव हो जाती है। तो ये सब चीज़ हम लोग को मैनेजमेंट एस्पेक्ट में देखना चाहिए। अब अगर कोई एनिमल्स 3 से 4 बार सर्विसिंग के बाद भी फर्टाइल नहीं होती है तो उस एनिमल्स पर प्रॉपर केयर करना चाहिए कि क्या जेनेटल प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर क्या दिक्कतें हैं। उसके लिए डिफरेंट मेडिसिन्स है, लूगल्स आयोडीन्स हैं, उस सब से ट्रीटमेंट करना है। और उसमें मिनरल मिक्सचर की सप्लाई ज़्यादा देना चाहिए ताकि एनिमल्स को मिनरल डिफिशियंसी नहीं हो। तो ये सब किसान भाइयों को ज़रूरी है कि ये सब एस्पेक्ट देखें। अपने गाय को किस प्रकार चारा खिलाएं, ये तो आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं जब गाय बछड़ा देती है उस समय बछड़ों का किस प्रकार देखभाल करें। इसके लिए सबसे पहले तो जब बछड़ा
जन्म ले तो उस समय 10 दिन के अंदर उसके सींग को हटा दें। ऐसा करने पर पशु शांत स्वभाव की हो जाती है। इसके अलावा बछड़े को उसके गाय का पहला दूध अवश्य पिलाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं। साथ ही इस दूध को पीने से बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अधिक जानकारी लेते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। दूसरा एस्पेक्ट इसमें हम देख रहे हैं कि जब एनिमल्स ग्रो करती है, जो बच्चा जन्म लेती है, बच्चा जब जन्म लेती है तो उसको बच्चे जन्म लेने के बाद 10 दिन के अंदर उसमें हम डीबर्डिंग करेंगे। हॉर्न को रिमूव, उस जो हॉर्न बर्ड निकल रहे हैं उसको रिमूव करेंगे। इसके कारण क्या होगा कि एनिमल्स डोसाइल हो जाएगा और उसको हॉट आयरन से या केमिकल्स में NaOH के वजह से करते हैं। कास्ट्रेशन एक मेल एनिमल्स में 1-2 साल के बाद करते हैं। ये सब प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट है। जब बच्चे जन्म लेता है तो बच्चे को प्रॉपर केयर करना चाहिए। अब जैसे म्यूकस है तो म्यूकस साफ टॉवेल से साफ कर दें ताकि उसमें इन्फेक्शन नहीं हो। और ये प्रॉपर ध्यान रखने चाहिए, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, किसान भाइयों को यहाँ का, जो फर्स्ट मिल्क है, जो पहला मिल्क देती है जानवर, वो गाढ़ा मिल्क जिसमें प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा है, वाइटमिन ज़्यादा हैं, एंटीबॉडी ज़्यादा हैं, करीब उसमें 28% सॉलिड मटेरियल्स हैं, जो कि मिल्क में 13 से 14% होते हैं। तो कोलोस्ट्रम को अगर बच्चे को 1 घंटा के अंदर हम देते हैं तो उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जो बच्चे डेवलप होंगे वो काफ़ी हेल्दी होंगे। इसलिए कोलोस्ट्रम को जितना जल्दी हो बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत पिलाएं और करीब 2-3 दिन तक उसको पिलाते रहना चाहिए ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो। अगर हम बाद में पिलाते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता में उतनी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका जो इंटेस्टाइन है वो पोरस होता है। पोरस होने के कारण उसमें एंटीबॉडी, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़ा मोलिक्यूल्स हैं, वो आराम से पेनेट्रेट करते हैं और शरीर में चले जाते हैं, जिसके कारण उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और धीरे धीरे वो पोरोसिटी उसकी है, जो छिद्रता है, वो कम होते जाती है। कम होने के कारण उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इसलिए कोलोस्ट्रम का सप्लाई ज़रूरी है। कोलोस्ट्रम को एनिमल्स को जितना जल्दी हो बच्चे को दें और बच्चे को केयर मैनेजमेंट, उससे क्या होता है, कोलोस्ट्रम देने से म्यूकोनियम, जो फर्स्ट उसका स्टूल का एक्सक्रीशन है, उसको म्यूकोनियम कहते हैं, वो आराम से निकल जाता है। तो ये भी उससे फ़ायदा है और जानवर को तुरंत उसके कंडीशनिंग के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। डिफरेंट फैसिलिटीज़ दी जाती है, वो सीजनल फैसिलिटीज़, जिस तरह के सीजन है उसके अनुसार। अब उसके ग्रोथ पीरियड को हम देखते हैं कि एनिमल्स को ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं फीड में ताकि अधिक से अधिक ग्रो हो, और गुड़, बेसन, ये सब कंसंट्रेट में खास करके मिलाते हैं ताकि एनिमल्स का मिल्क यील्ड बढ़े। किसान भाइयों, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी गाय पाल नहीं खाती। इसका एक यह भी कारण हो सकता है कि आप गाय के गर्म होने के लक्षण को नहीं पहचान पाते हों। अगर आप नहीं जानते हैं कि गाय के गर्म होने के लक्षण क्या हैं, तो आइए हम आपको जानकारी दे देते हैं। गाय के जननांग लाल हो जाएगा, साथ ही फूल भी जाएगी। जननांग से उजला उजला कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। गाय खाना नहीं खाएगी, बेचैन हो जाएगी। यदि ये सभी लक्षण आपके गाय में देखने को मिले तो आप समझे कि आपकी गाय गर्म हो गई है। साथ ही वैज्ञानिक बताते हैं कि गाय के गर्म होने के 12 घंटे के बाद ही पाल खिलाएं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। हम दूसरा एस्पेक्ट इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर एस्पेक्ट करते हैं तो जानवर जब मेटिंग होता है, वो फीमेल जब मेटिंग करती है तो उसमें बिहेवियरल सिम्टम्स होता है जिसको हीट कहते हैं एनिमल्स में।
तो हीट में जब जानवर आती है, खासकर गाय आती है, तो उसमें कई एक तरह के सिम्टम्स हैं। वो सिम्टम जैसे क्या है कि उसका भल्भा है, जिसको वेजाइना कहते हैं, वो वेजाइना भल्भा रेड हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और उससे म्यूकस डिस्चार्ज होगा, जो रोपी मिक्सचर डिस्चार्ज वाइट रहता है उसकी डिस्चार्ज होगी, और उसमें एनोरेक्सिया होगा। दैट मीन्स कि भूख एनिमल्स को मर जाएगी, बेचैनी होगी, तड़प होगी, वो मेल पार्टनर को खोजने के लिए ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसके बाद होमोसेक्सुअलिटी बिहेवियर भी एनिमल्स में देखा जाता है। वो फीमेल एनिमल्स पर ही काऊ चढ़ने की कोशिश करती है। जब बुल आता है तो उसमें एक रिएक्शन होता है जिसको लेहमन रिएक्शन कहते हैं, वो उसको सूंघता है। तो ये सब चीज़ सिम्टम्स हम देख सकते हैं जानवर में जब वो हीट में आती है। एक खास बात हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि हीट में आने के 12 घंटा के बाद ही उसमें मेटिंग कराया जाए या इंसेमिनेशन कराया जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कंसेप्शन का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय ही ओवम रिलीज होती है, फैलोपियन ट्यूब में आती है, तो फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाएगा। तो अगर हम पहले कर देते हैं या फिर 24 घंटा 36 घंटे के बाद करते हैं तो कंसेप्शन का चांस कम हो जाता है, तो ये लॉस हो जाता है। तो 21 दिन के बाद फिर एनिमल्स हीट में आती है। तो किसान भाइयों, गाय पालन के अंतर्गत इस भाग में आपने जाना गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, गाय पालन के लिए चारा प्रबंधन कैसे करें और बछड़ों की देखभाल कैसे करें। साथ ही साथ गाय के गर्म होने के लक्षण क्या हैं और लक्षण पहचानने के बाद आप गाय को पाल जरूर खिलाएं। ये सभी जानकारियां आपने लिया इस भाग में। गाय पालन से संबंधित पूरी जानकारी अभी और भी है, लेकिन हम अगले भाग में देंगे। अगले भाग में आप जान पाएंगे पाल खिलाने के लिए किन किन बातों को रखें ध्यान, गाय के गर्म होने के कितने घंटे बाद खिलाएं पाल, गाय के रहने के लिए आवास कैसा हो, रोगों से कैसे बचाएं अपने गाय को, मौसम के बदलाव में कैसे करें गाय की देखभाल, और एक पशुपालक का क्या होना चाहिए दिनचर्या, जानिए अगले भाग में।